क्रोमेटोग्राफी टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। आपने सिंपल सा उसका डेफिनेशन देख लिया था, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। अब प्रॉपर एक बिल्कुल एकदम वेल डिफाइंड डेफिनेशन भी अभी देख लेंगे। तो हमने क्रोमेटोग्राफी में क्या बात की थी कि अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, जनरली मैं नाम ले रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उतना नहीं होता, वो भी है लेकिन उनका बहुत कम यूज होता है इसमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ज़्यादा यूज किया जाता है सेपरेशन करने के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो तीन चार कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, उनमें उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, तो उसको बहुत अच्छे से प्योरीफाई करने के लिए सिर्फ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज हो सकता है। फिर मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था किस तरह से उसमें वो कलर्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स जो अलग अलग कलर्स के हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये आपने देख लिया था एनिमेशन। जस्ट अब एक ये भी देख लो, जो आपके सिलेबस में है, जो सेकंड यूनिट में सिलेबस में है, वो आपके मेनली 4 क्रोमेटोग्राफी हैं, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। टोटल 4 क्रोमेटोग्राफीज हैं, ठीक है। उन 4 क्रोमेटोग्राफीज में मैंने आपको टीएलसी का एग्जांपल दे दिया था पिछले लेक्चर में। अभी मैं आपको एक एनिमेशन दे रहा हूं, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा। अब आपको यहाँ 3 कंपोनेंट्स तो ध्यान रखने ही है। कोई भी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स तो हमेशा होते हैं। वो तीनों कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब जो हमारे डिवाइस हो गया, इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, और तीसरा हमारा सैंपल, सैंपल या फिर मिक्सचर, सैंपल या मिक्सचर जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हैं। 3 4 5 6 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स हैं, दैट मिक्सचर, उसको मैं सैंपल बोलूंगा, ठीक है ना, मिक्सचर बोलूंगा या सैंपल। तो ये 3 चीजें होती हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, और तीसरा सैंपल, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल में जो आप एनिमेशन देख रहे हो, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी ये 3 कंपोनेंट होंगे, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और सैंपल। तो यहाँ पर
जो, क्योंकि कॉलम का मीन्स क्या हो गया, स्तंभ। कॉलम आपको पता है, कॉलम आप ऐसा मान सकते हो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। ट्यूब जैसे जनरली कैसा ट्यूब होगा, कोई ग्लास का ट्यूब हो सकता है, स्टील का ट्यूब, इस तरह का ट्यूब जो बीच में से होलो है, ठीक है, जिस बीच में ल्यूमेन है, उस होलो ट्यूब के अंदर कोई भी स्टेशनरी फेज फील हो सकता है। ठीक है, स्टेशनरी फेज, दैट फेज विच इज नॉट मूवेबल, दैट फेज विच इज नॉट मूवेबल। दो स्टेशनरी फेज जो है वो इस कॉलम के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर फील हो सकता है। ठीक है ना। अब वो फिलिंग किस टाइप की होती है वो हम देखेंगे, कॉलम्स भी कई टाइप्स के होते हैं, तो इसके अंदर वो भरा हुआ है पूरा का पूरा, दैट इज स्टेशनरी फेज। यहां से मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। ठीक है ना। अगर लिक्विड है तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोल देंगे, गैस है तो गैस क्रोमेटोग्राफी बोल देंगे। मोबाइल फेज जो है वो गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। लिक्विड कैसा, जैसे अभी हमने टीएलसी में देखा था, वहां पे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो ट्रांसपेरेंट दिखाया था उसमें, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वहां पर मोबाइल फेज था, वो लिक्विड वहां पर मोबाइल फेज था। ऐसा ही कोई लिक्विड यहाँ पर मोबाइल फेज हो सकता है या फिर कोई गैस भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो आपको कलर दिख रहे हैं कंपोनेंट्स, दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ अवर सैंपल, वो हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, मोबाइल फेज को भी इंजेक्ट करते हैं, यहाँ से नॉन स्टॉप इंजेक्ट करते हैं, और साथ में यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। जैसे सैंपल को इंजेक्ट करते हैं तो सैंपल जो है वो अंदर जाते ही अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज। मैंने स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्शन बताया था, वंडरवॉल इंटरेक्शन, दैट फिजिकल टाइप इंटरेक्शन, जिसमें सैंपल मॉलिक्यूल्स और स्टेशनरी फेज मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फिजिकल अट्रैक्शंस होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ज्यादा अट्रैक्शन दिखाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स कम अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो तीन कंपोनेंट्स हैं इस सैंपल में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो एग्जांपल लिया है, तीन कंपोनेंट्स, ब्लू कलर कंपोनेंट्स, रेड कलर और ग्रीन कलर। तीनों के लिए जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग है। तीनों के लिए स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। इसमें जो ब्लू कलर कंपोनेंट दिख रहा है आपको, वो ब्लू कलर कंपोनेंट का इंटरेक्शन सबसे कम है, सबसे लो अट्रैक्शन है, सबसे कम इंटरेक्शन है, तो वो सबसे तेजी से आगे निकल रहा है। उसके पीछे पीछे ये और फिर ये, यानी ग्रीन कलर का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे एक और आप देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से मूवमेंट दिखाया है। अगेन ये एक एग्जांपल, एक और मैंने एनिमेशन लिया है, दैट इज फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है दैट इज कॉलम, इसके अंदर जो ये फील्ड है दैट इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में जो मूव नहीं करता है, सॉलिड फॉर्म में स्टेशनरी फेज। और यहां से जो है वो क्या आ रहा है, मोबाइल फेज, और मोबाइल फेज के साथ में यहाँ पर सैंपल को इंजेक्ट किया। तो सैंपल को इंजेक्ट करने पर सैंपल जैसे ही मोबाइल फेज के साथ में आगे बढ़ा तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है। तो ये आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो, या तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। आपके सिलेबस में थर्ड यूनिट में डिटेल में है गैस क्रोमेटोग्राफी, तो आप इसको गैस क्रोमेटोग्राफी से कोरिलेट कर सकते हो। गैस क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज तो सॉलिड है, लेकिन मोबाइल फेज क्या है, गैस है, और सैंपल भी क्या है, गैस है। ठीक है ना, सैंपल भी गैस है। जनरली हमारे सैंपल कैसे होते हैं, लिक्विड या सॉलिड होते हैं, लेकिन इसके अंदर जब सैंपल को इंजेक्ट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि कॉलम का टेम्परेचर हाई रखते हैं। अगर हम गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करें, ठीक है ना, गैस क्रोमेटोग्राफी वेयर मोबाइल फेज विल बी गैस। ठीक है ना। मोबाइल फेज जो है वो कोई भी गैस हो सकती है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑर्गन, इस तरह की कोई भी इनर्ट गैस, विच वर्क एज कैरी गैस, विच वर्क एज कैरियर गैस, जो कि सैंपल मॉलिक्यूल्स को आगे की तरफ कैरी करता है, आगे की तरफ पुश करता है, आगे की तरफ धकेलता है। दैट इज कैरियर गैस, दैट इज मोबाइल गैस, इसको हम मोबाइल फेज बोल रहे हैं। तो यहां पर अगर हम गैस क्रोमेटोग्राफी देखेंगे तो गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज गैस होगा और स्टेशनरी फेज भी गैस होगा, सॉरी, सैंपल भी क्या होगा, गैस होगा। स्टेशनरी फेज कैसा होगा, सॉलिड। ठीक है। तो ये आप जनरली, आप, मैं जस्ट आपको जिससे ब्रेन में एक इमेजिनेशन बन जाए कि
क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअल में क्या होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, कोई और टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, सब में एक ही कंसेप्ट अप्लाई होता है। दैट कंसेप्ट इज इंटरेक्शन ऑफ सैंपल विद स्टेशनरी फेज। किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से कुछ पोर्शन जो है कंपोनेंट का फास्ट मूव करता है, दूसरा कंपोनेंट स्लो मूव करता है, उसके हिसाब से उनका सेपरेशन हो जाता है। तो ये तो आपने जस्ट जो स्लाइड्स देखी हैं, इन सब में क्या बताया कि जस्ट वी आर डूइंग सेपरेशन, यहाँ पर जस्ट सेपरेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप थर्ड यूनिट में जाओगे, दैट थर्ड यूनिट इज रिलेटेड टू एनालिटिकल, प्योरली एनालिटिकल है। तो उसके अंदर आपको एनालिसिस भी होगा, मतलब जो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का एनालिसिस। मतलब जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सैंपल मिक्सचर में वो कौन से हैं, मतलब उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब क्या है वो कंपोनेंट, मतलब हेक्सेन है, हेप्टेन है, मीथेन है, या कोई ऑर्गेनिक कोई कीटोन है, कोई एल्डिहाइड है, कोई एस्टर है, क्या है वो, ठीक है ना, वो क्या है, दैट इज क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मींस जैसे कोई एसीटोन है तो उसमें मान लो 10% प्रेजेंट है, कोई एल्डिहाइड है वो 20% प्रेजेंट है, तो उनकी परसेंटेज अलग अलग होगी, उसका एनालिसिस भी करना है तो वो इसमें आएगा क्वांटिटेटिव में। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जनरली जो टेक्निक यूज होती है उसमें ये जो कॉलम से, ये जो आप देखो कि ये जो पोर्शन है दैट इज इनलेट, इनलेट समझ गए, जहां पे एंटर हो रहा है सैंपल, और ये जो पोर्शन है ये आप देखोगे क्या है, आउटलेट, दिख रहा है इसमें, दिस इज आउटलेट। ठीक है, पॉइंटर पे कंसंट्रेट करो जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दैट इज आउटलेट, इनलेट आउटलेट। तो आउटलेट में पहले कौन सा सैंपल आएगा, यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा बाहर आएगा जो सबसे फास्ट ट्रेवल कर रहा है, पहले रेड कलर वाला आएगा, फिर येलो कलर, फिर ये। तो आउटलेट में से पहले रेड कलर वाला निकलेगा, तो रेड कलर वाला एक्चुअल में हमारे पास फिर क्या होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, डिटेक्टर्स होते हैं, डिटेक्टर्स, ठीक है, डिटेक्टर्स आर अ टाइप ऑफ, आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट हैं। तो डिटेक्टर क्या होते हैं, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है सैंपल में और इस ये है क्या, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बेस पर इसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वहां पर डिटेक्शन से हमको फाइनली कंप्यूटर स्क्रीन पर पीक्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं सबसे पहले जो यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ वो थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड यूनिट आपका बहुत स्कोरिंग यूनिट है, बहुत इजी यूनिट है। और उसमें आपका थर्ड यूनिट में मैंने बताया था पहला जो टॉपिक है दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी और सेकंड टॉपिक है एचपीएलसी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी अब जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको सभी क्रोमेटोग्राफी समझ में आ जाएंगी, सभी तरह की क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं थर्ड यूनिट पहले स्टार्ट करूंगा। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे एनिमेशन देख रहे हो वो आप इसको सीधे कोरिलेट कर सकते हो गैस क्रोमेटोग्राफी से, जहां पर स्टेशनरी फेज भरा हुआ है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे गैस का फ्लो कर रहे हैं हम, और गैस का फ्लो किसी ट्यूब के अंदर ही हो सकता है, कहीं ओपन वेसल में नहीं हो सकता, किसी ट्यूब के अंदर ही हम गैस का फ्लो करवा सकते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मैं दूसरे स्लाइड ओपन कर रहा हूं अभी। तो ये आपका फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थर्ड यूनिट दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। मैंने एक पीपीटी एक पीडीएफ फाइल शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो शायद आपको मिल गया होगा, उसको आप पढ़ना शुरू कर दो। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में आपके जो, ठीक है, थर्ड यूनिट में पहला टॉपिक है दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। इसका इंट्रोडक्शन है, फिर इसका टेक्निक है या कह सकते हो प्रिंसिपल है,
व्हाट इज गैस क्रोमेटोग्राफी, उसकी टेक्निक या प्रिंसिपल वही है जो मैंने अभी आपको एनिमेशन दिखाया, ठीक है ना, उसका थोड़ा डिटेल आप ले लेंगे। फिर उसका एपरेटस क्या होगा, ठीक है ना, व्हाट इज द एपरेटस ऑफ दिस गैस क्रोमेटोग्राफी। उस एपरेटस होगा एक, वो एपरेटस आपको यहाँ लैब में देखने को नहीं मिलेगा। वो एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट जो है वो जनरली आपको कोई सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज होती हैं, कोई इंडस्ट्रीज होती हैं, उसी में देख सकते हो। यहाँ पे टीएम कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी दैट इज एक्चुअल एनालिटिकल chemistry technique where we analyze a sample with qualitative and quantitative with very low amount, बहुत कम अमाउंट के साथ में हम उसको मेजर कर लेते हैं। फिर जो इसका एपरेटस है या इंस्ट्रूमेंट है, उसके सभी जो पार्ट्स हैं उनकी डिटेल्स हैं आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में, ठीक है। उसमें कैरियर गैस है, इंजेक्शन पोर्ट, कॉलम्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दिस गैस क्रोमेटोग्राफी अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें एक पोर्शन आएगा कॉलम्स, जो इसका मेन पोर्शन होगा जहां पे एक्चुअल सेपरेशन होता है। फिर कॉलम्स के अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सॉलिड इनर्ट सपोर्ट हो गया, स्टेशनरी लिक्विड फेज हो गया, वो आपके सिलेबस में है। और उसके बाद में जस्ट जो सैंपल जब इल्यूट होता है, जब कॉलम में से बाहर निकलता है, कॉलम से पास आउट होकर बाहर निकलता है, तब उसमें वो कहाँ पे एंटर होता है, डिटेक्टर्स में। दैट डिटेक्टर्स एक्चुअली डिटेक्ट our sample qualitatively and quantitatively, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस पे उनको एनालिस करते हैं। स्टूडेंट बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कुछ, चलो वापस से एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ले लीजिए। अभी इंट्रोडक्शन जो है वो, अभी तो मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताई थी क्रोमेटोग्राफी की, टू सेपरेट वेरियस कलर्स, ओके, और टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर विच आर हैविंग वेरियस कलर्स, जिनके अलग अलग कलर्स हैं उनको सेपरेट करना, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। पर एक्चुअल में अगर आपको क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन लिख ली है तो एक तो आपकी स्क्रीन पर ये डेफिनेशन दिख रहा है, उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट डेफिनेशन देखोगे वो आपको कंसीडर करना है। So now what is the definition? Chromatography is a physical method of separation. Okay, it is a physical method of separation, not chemical method. It is a physical method. फिजिकल मेथड में शुरू से बोलता आ रहा हूँ, व्हाट इज फिजिकल मेथड, जिसमें ओनली फिजिकल इंटरेक्शंस होते हैं, ओनली वॉन्डरेबल इंटरेक्शंस बिटवीन सैंपल मॉलिक्यूल्स एंड स्टेशनरी फेज। उन दोनों के बीच में ओनली कोई ना कोई वॉन्डरेबल इंटरेक्शन, यानी डाइपोल डाइपोल हो गया, पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, इस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। तो इसलिए दैट इंटरेक्शंस आर ओनली फिजिकल इंटरेक्शंस, इसलिए दिस इज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन in which the components to be separated are distributed between two phases, ठीक है ना। ऐसा सेपरेशन है जिसमें कंपोनेंट्स किसके, सैंपल के, आर सेपरेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेजेस। टू फेजेस की बात कर ली मैंने, टू फेजेस कौन से हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज के अंदर क्या है, सैंपल, और स्टेशनरी फेज क्या है, वो कॉलम के अंदर जो फील्ड है। तो इन दोनों फेजेस के बीच में क्या होता है, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है कंपोनेंट का तो वो कंपोनेंट स्लोली ट्रेवल करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है स्टेशनरी फेज के साथ में, या स्टेशनरी फेज पर डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो वो सैंपल या कंपोनेंट ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है कॉलम के अंदर। वन ऑफ फेज कंस्टिट्यूट अ लार्ज सरफेस एरिया, ओके, वन फेज constituting a large surface area। ये वन फेज कौन सा है, दैट फेज विच इज सॉलिड फेज विच इज फिल्ड इन कॉलम, ठीक है ना। यानी ये कौन सा फेज है, दैट इज स्टेशनरी फेज, द फेज विच हैज लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया हम किसका बताते हैं, सरफेस एरिया हम लार्ज बताते हैं सॉलिड के लिए। हम सरफेस एरिया की बात किसके लिए करते हैं, सॉलिड के लिए। वन ऑफ द फेज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ large surface area which is stationary phase, and the other being that percolates through or along the stationary bed। और दूसरा फेज कौन सा होगा, which percolates through or along the stationary bed या stationary phase। percolates means
यानी वो उसके अंदर से फ्लो करेगा। आप देखोगे कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज फील है, ठीक है, आप बेसिक स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और सैंपल, इनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे हम हर बार, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज जो फील है किसके अंदर, कॉलम के अंदर भरा हुआ है, वो स्टेशनरी फेज ऐसा सॉलिड नहीं है कि उसमें से कुछ पास आउट नहीं हो सकता। उस वो हाई सरफेस एरिया है, मींस उसमें बहुत ज्यादा पोर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा चैनल्स हैं, मींस वो पोरस है, समझ गए, उसमें बहुत ज्यादा छिद्र होते हैं नैनो माइक्रोन साइज के। तो उन पोर्स और छिद्र के थ्रू, उन चैनल्स के थ्रू मोबाइल फेज उसमें से फ्लो करता है। इसी के लिए टर्म कौन सी यूज की है, परकोलेट्स। परकोलेट्स थ्रू और अलोंग द स्टेशनरी बेड, which percolates through stationary bed, that is mobile phase, which contains our sample. Okay, which contains our sample that percolates through this stationary bed. तो ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये डेफिनेशन दी, तो आप ये डेफिनेशन इसको याद रख सकते हो। और ये थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री पार्ट दिया है कि क्रोमेटोग्राफी जो है कब स्टार्ट हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया, दैट इज। नाउ सेकंड डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है जो आप याद रख सकते हो, विच इज IUPAC डेफिनेशन, ठीक है ना। IUPAC के हिसाब से बताया डेफिनेशन। अ फिजिकल मेथड, ठीक है, स्टार्ट ही वहां से किया है। अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सैंपल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर बाय सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन और पार्टीशनिंग ऑफ द एनालाइट बिटवीन टू फेजेस, अ मोबाइल फेज एंड अ स्टेशनरी फेज, ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में समझ लो। फिजिकल मेथड तो आ गया समझ में, व्हाट इज फिजिकल मेथड। सेपरेटिंग सैंपल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर, ये भी हमको पता है, सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है इस मिक्सचर में से, बाय सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन और पार्टीशनिंग। ओके, बाय सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन और पार्टीशनिंग। शायद स्क्रीन पे आपको पार्टीशनिंग नहीं दिख रहा होगा, एडसॉर्प्शन तक तो दिख रहा होगा, एडसॉर्प्शन और पार्टीशनिंग। ओके, सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन और पार्टीशनिंग ऑफ द एनालाइट बिटवीन टू फेजेस, अ मोबाइल फेज एंड अ स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे देखो दो टर्म यूज किए हैं, एडसॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग। एडसॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग। एडसॉर्प्शन पता है आपको, व्हाट इज एडसॉर्प्शन? दो फिनोमेना पढ़ते हैं हम, एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर तक डिफ्यूज हो जाता है कोई गैस या फिर कोई लिक्विड, और एडसॉर्प्शन में क्या होता है, ओनली उसकी सरफेस के ऊपर वो बाइंड होता है, गैस मॉलिक्यूल्स या फिर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन, मींस दिस एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, ओनली सॉलिड की सरफेस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ दो मेथड हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी, पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो फिजिकल मेथड हैं, दोनों फिजिकल मेथड हैं, एडसॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग। दोनों के थ्रू कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। एडसॉर्प्शन में क्या होता है, ओनली सॉलिड सरफेस, जब मैं सॉलिड नाम ले रहा हूं मतलब स्टेशनरी फेज, सॉलिड की सरफेस के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा कि सॉलिड जो है वो कॉलम के अंदर फील्ड है, इसका मीन्स क्या है कि सॉलिड जो है वो एकदम ऐसे कठोर नहीं है, ठोस नहीं है, दैट इज पाउडर फॉर्म। इन पाउडर फॉर्म, फाइन पाउडर फॉर्म, जिसके जो पार्टिकल हैं वो माइक्रोन साइज में है, नैनो साइज, माइक्रोन साइज में, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स। तो उन पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर अगर गैस मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट होता है या अट्रैक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। और अगर उसके इनसाइड, अगर उसके अंदर तक गैस मॉलिक्यूल्स या कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स चले जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो दो तरह से हो सकता है, या तो एडसॉर्प्शन या फिर पार्टीशनिंग। एडसॉर्प्शन, दिस इज सरफेस फिनोमेना, एंड पार्टीशनिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क मींस कि जनरली क्या होता है कि जब हम सॉलिड यूज कर रहे हैं तो सॉलिड की बजाय हम लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, दैट लिक्विड विच इज कोटेड ओवर सॉलिड, लिक्विड दैट इज कोटेड ओवर सॉलिड। मैंने क्या किया, एक थिन पार्टिकल है, वेरी स्मॉल पार्टिकल, उस पार्टिकल के ऊपर लिक्विड की कोटिंग कर दी, ठीक है ना, पार्टिकल के ऊपर लिक्विड की एक स्मॉल कोटिंग। अब वो लिक्विड वहां पर क्या काम करेगा, दैट वर्क एज अ सॉल्वेंट, दैट वर्क एज अ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो कॉलम के अंदर सॉलिड फील्ड है और सॉलिड के ऊपर क्या है, लिक्विड की कोटिंग है, दैट लिक्विड वर्क एज अ सॉल्वेंट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो यहां पर
सैंपल मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, डिसोल्यूशन, नॉट एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन है होगा, क्या होगा, डिसोल्यूशन। दैट डिसोल्यूशन एक्चुअली यहाँ क्या टर्म यूज किए, पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग बिटवीन मोबाइल फेज एंड लिक्विड फेज। ओके, पार्टीशनिंग बिटवीन मोबाइल फेज एंड लिक्विड फेज। लिक्विड फेज क्या है, दैट लिक्विड फेज विच इज कोटेड ओवर पार्टिकल। ठीक है ना, अभी मैंने यहाँ बहुत डिटेल में इसको बताने लग गया, आगे ये फिर से आएगा। ठीक है ना, व्हाट इज एडसॉर्प्शन, व्हाट इज पार्टीशनिंग, उसके बेस पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्रोमेटोग्राफी को। तो या तो सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन हो सकता है या फिर सिलेक्टिव पार्टीशन। सिलेक्टिव टर्म क्यों यूज किया है कि सपोज करो 4 कंपोनेंट हैं, किसी एक का एडसॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, किसी दूसरे का एडसॉर्प्शन कम होगा, किसी तीसरे का और भी कम होगा, तो उसके बेस पे उनका सेपरेशन हो जाएगा कॉलम में। वही मैंने कहा है फिजिकल इंटरेक्शन, जिसका ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा मींस वो ज्यादा फिजिकल इंटरेक्शन दिखा रहा है, जिसका कम एडसॉर्प्शन होगा वो कम फिजिकल इंटरेक्शन दिखा रहा है। तो उसमें पहले कौन सा इल्यूट होगा, पहले कॉलम से कौन बाहर आएगा, सैंपल कंपोनेंट जो कम इंटरेक्शन दिखा रहा है, जिसका कम एडसॉर्प्शन हो रहा है, जिसका कम पार्टीशन हो रहा है। पार्टीशनिंग ऑफ द एनालाइट बिटवीन टू फेजेस। यहाँ पे जो एनालाइट टर्म यूज की है, दैट एनालाइट इज अवर सैंपल। ठीक है ना, ये एनालाइट अवर हमारा सैंपल है। ठीक है ना, जिसका हमको एनालिसिस करना है, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज अवर सैंपल, दैट इज अवर एनालाइट। तो आप सैंपल टर्म यूज कर सकते हो, आप मिक्सचर टर्म यूज कर सकते हो, आप एनालाइट टर्म यूज कर सकते हो, क्योंकि हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव। तो एनालाइट बिटवीन टू फेजेस, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन और पार्टीशनिंग फिनोमेना मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग होता है। मोबाइल फेज से सैंपल मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज पर या तो एड्सॉर्ब हो सकता है या फिर डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, एड्सॉर्ब होगा तो एडसॉर्प्शन बोलेंगे, और अगर डिसॉल्व होगा तो पार्टीशन बोलेंगे। ठीक है ना, एड्सॉर्ब होगा तो ये, और अगर डिसॉल्व होगा या सोल्यूबलाइज होगा तो क्या बोलेंगे, पार्टीशन। तो पार्टीशनिंग टर्म आपको यहाँ ज्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो पूरा का पूरा पार्टीशनिंग पे बेस्ड है। ठीक है ना, आपके सिलेबस में एडसॉर्प्शन नहीं है, आपके सिलेबस में क्या है, पार्टीशन फिनोमेना है, जिसमें वहां पर सोल्यूबलाइजेशन होता है। आ गया समझ में, सॉलिड पार्टिकल, मैं स्टेशनरी फेज की बात कर रहा हूँ, सॉलिड पार्टिकल। अब सॉलिड पार्टिकल में इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, इसका मीन्स है कि वो दैट इज माइक्रोन साइज पार्टिकल, उसके ऊपर क्या है, लिक्विड की कोटिंग, लिक्विड की कोटिंग, वेरी थिन लेयर, माइक्रोन साइज में थिन लेयर की कोटिंग। अब फिर उसके कांटेक्ट में जब सैंपल मॉलिक्यूल आएंगे तो उसके अंदर वो क्या होंगे, सॉल्युबलाइज होंगे, किसमें, लिक्विड कोटिंग में, लिक्विड कोटिंग में सॉल्युबलाइज होंगे, वहां सॉलिड के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब जो डिटेल है वो मैंने जो अभी इतना बोला है वो यही सब है कि व्हाट इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी। This is a technique of separation of mixtures. Mixture is dissolved in a fluid called mobile phase. ठीक है, that mixture is dissolved in a fluid called mobile phase. Mixture means our sample which is dissolved in a fluid. Fluid क्या होते हैं? What are fluids? हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उन तीनों में से फ्लूइड कौन से होते हैं? लिक्विड और गैस। फ्लूइड मींस विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, जिनका फ्लो हो सकता है। तो लिक्विड का फ्लो हो सकता है, गैस का फ्लो हो सकता है, लेकिन सॉलिड का फ्लो नहीं होता। तो मींस क्या होगा, किसी भी फ्लूइड में यानी गैस में या फिर लिक्विड में सैंपल को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं। उसके बाद वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटली मोबाइल फेज प्लस सैंपल। मोबाइल फेज प्लस सैंपल। अगर आप गैस में सॉल्युबलाइज करोगे तो क्या होगा, सैंपल भी गैस फॉर्म में आ जाएगा, और अगर आप लिक्विड में सॉल्युबलाइज करोगे तो सैंपल भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, दैट फ्लूइड कॉल्ड मोबाइल फेज, उस फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं, मोबाइल फेज, विच कैरीज द सैंपल मॉलिक्यूल्स थ्रू स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये मोबाइल फेज सैंपल मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है स्टेशनरी फेज के अंदर। ठीक है, तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स इन दिस मोबाइल फेज हैव डिफरेंट स्पीड्स। जैसे मैंने बोल दिया, कॉलम के अंदर आप करोगे फ्लो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फ्लो करोगे तो कॉलम के अंदर उनकी फ्लो की रेट या स्पीड क्या होगी,
अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरेक्शन बताया है वो दो टाइप का बता दिया मैंने, एडसॉर्प्शन होगा या फिर पार्टीशन होगा। ठीक है, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बोल दो या डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन बोल दो, बेस्ड ऑन दैट। तो ये पूरा का पूरा मैंने जो डिस्क्राइब किया है वही लिखा है। दूसरा आप देखो दूसरे पैराग्राफ में क्या है, क्रोमेटोग्राफी में बी प्रिपरेटिव और एनालिटिकल। ओके, क्रोमेटोग्राफी में बी प्रिपरेटिव और एनालिटिकल, ये दोनों टर्म फिर से समझ लो, वैसे मैं बता चुका हूं। प्रिपरेटिव मीन्स जहां पर आप ओनली प्रिपरेशन करते हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हो, दैट इज प्रिपरेटिव। जहां पे आप जब भी कोई सिंथेसिस करते हो तो मैंने कहा कि उसमें कोई भी सिंथेसिस करोगे तो उसमें बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस करोगे वहां पर बाई प्रोडक्ट्स हमेशा बनते हैं। तो उन बाई प्रोडक्ट्स को या उन इम्प्योरिटीज को वहां से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कोई भी हो सकता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आप अगर ओनली प्योरिफिकेशन कर रहे हो, सेपरेशन या फिर प्योरिफिकेशन, ओनली आपका उतना ही एम है कि आपको प्योरिफिकेशन करना है या सेपरेशन करना है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी, जहां पर ओनली आप सेपरेशन कर रहे हो या फिर प्योरिफिकेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसके साथ में सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के साथ में आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन मींस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों टाइप का एकदम प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हो, तो वो किस में आ जाता है, एनालिटिकल में। दैट कम्स इनटू एनालिटिकल आल्सो। तो एनालिटिकल में प्रिपरेटिव भी इन्वॉल्व होता है और साथ में एनालिटिकल भी इन्वॉल्व है, समझ गए। और प्रिपरेटिव में ओनली क्या होगा, प्यूरिफिकेशन या फिर सेपरेशन। इसमें जनरली ज्यादा एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस मैं कह रहा हूँ बहुत परफेक्ट एनालिसिस, जिसमें आपको किसी लो अमाउंट सैंपल में परफेक्टली पता चल जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, उनका रेशियो क्या है, ठीक है। तो आपका सेकेंड यूनिट जो है क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट, वो प्रिपरेटिव है ओनली, ठीक है ना, ओनली प्रिपरेटिव है, मतलब आपको वहां पर ओनली सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन पे ही बात करनी है ज्यादातर। और जो एनालिटिकल है वो क्या है, प्रिपरेटिव एज वेल एज आइडेंटिटी भी पता करते हैं, मतलब वो क्या है, समझ गए। तो एनालिटिकल आपकी कौन सी यूनिट है, थर्ड यूनिट। जो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC, ये दोनों की दोनों क्या है, एनालिटिकल टेक्निक है। और दोनों के इंस्ट्रूमेंट अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो थर्ड यूनिट में आप बेसिकली पढ़ोगे दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो GLC जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है या HPLC, दोनों की दोनों पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मैंने डिटेल में बता दिया। लिक्विड के अंदर सॉल्यूबलाइजेशन होगा, लिक्विड स्टेशनरी फेज में सैंपल मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूबलाइजेशन या डिसोल्यूशन होगा, उसी को क्या कह रहे हैं, पार्टीशनिंग। पार्टीशन की एकदम प्रॉपर डेफिनेशन भी आएंगी बाद में, वो भी हम देखेंगे। अब ये देखिए, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन सैंपल मॉलिक्यूल्स एंड स्टेशनरी फेज। ये जो आपका अभी स्लाइड दिख रही है, ये आप इसका जनरल इंट्रोडक्शन सेकेंड यूनिट के लिए भी बता सकते हो, सेकेंड यूनिट में भी बता सकते हैं। Types of chromatography, these are based on interaction between mobile phase, which contains sample molecules, and stationary phase। यानी सैंपल मॉलिक्यूल्स और स्टेशनरी फेज के बेस में इंटरेक्शन किस टाइप का है, उसके बेस पे क्रोमेटोग्राफीज को डिवाइड किया है। पहला डायग्राम देखिए, जो आपका फर्स्ट डायग्राम है, इसमें जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाया है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज दिखाए हैं पार्टिकल्स, वो यहाँ पे शो किया है स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज। और ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा दिखाया, मोबाइल फेज, ठीक है ना। अगर एकदम और गौर कर लो, आपको एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे समझ में आ जाएगा कि क्या हो, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। दिस इज स्टेशनरी फेज, ठीक है, जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, और ये क्या है, मोबाइल फेज।
स्टेशनरी फेज में जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दिखाए हैं येलो कलर के, वो क्या हैं? ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड की सरफेस पर सॉलिड पार्टिकल की सरफेस एक्चुअली में क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, आप ऐसा मान सकते हो, नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो मोबाइल फेज है, दैट मोबाइल फेज कंटेन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। दिख रहे हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो रेड कलर से हैं और नॉन पोलर जो पर्पल कलर से हैं। तो ये रेड कलर वाले जिसमें आपको डाइपोल दिख रहे हैं, प्लस माइनस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दीज आर डाइपोल्स, मींस ये दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ आपको दिख रहे हैं दूसरे पर्पल कलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मींस अवर सैंपल कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे सैंपल में दो टाइप के सैंपल, समझ गए, जो मोबाइल फेज में है। हमारे सैंपल में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जब मोबाइल फेज यहां से ट्रेवल करेगा, यहां से गुजरेगा, तो ये देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन आएगा। सिंपल, देखो आप केमिस्ट्री तो पढ़ा ही है ना, केमिस्ट्री इतनी तो पढ़ के आए हो। जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसा होगा? ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, डाइपोल का। ये जो पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल है, इसका पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के नेगेटिव चार्ज, सरफेस मतलब जो स्टेशनरी फेज है, उसके साथ में अट्रैक्ट होगा। तो ये अट्रैक्शन के कारण इसका यहाँ पर क्या होगा? एडसॉर्प्शन, अ टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन ऑन सरफेस। तो उस एडसॉर्प्शन के कारण क्या होगा? जो पोलर फेज है, जो पोलर सैंपल है कंपोनेंट, पोलर सैंपल कंपोनेंट, वो क्या करेगा? धीमे धीमे ट्रेवल करेगा। ओके, क्योंकि वो यहाँ पे बाइंड हो रहा है, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज के साथ में फिजिकल इंटरेक्शन दिखा रहा है, तो धीमे धीमे ट्रेवल करेगा। और नॉन पोलर, नॉन पोलर का इसके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो नॉन पोलर यहां तेजी से मूव करेगा। ठीक है, नॉन पोलर कंपोनेंट यहां तेजी से मूव करेगा। तो पहले कौन सा बाहर निकलेगा? यहाँ पे अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, तो पहले कौन सा इल्यूट होगा? इल्यूशन मतलब बाहर निकलना उसका आउटलेट से, दैट कौन इल्यूट होगा? नॉन पोलर। और पोलर जो है वो धीमे धीमे इल्यूट होगा, क्योंकि पोलर का इंटरेक्शन ज्यादा है। तो ये जो आपका फर्स्ट यहाँ पर डायग्राम दिखाया है, दैट इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, गैस क्रोमेटोग्राफी का ही एग्जांपल है। गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सी टेक्निक हम देख रहे हैं? एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन मींस this attachment of gas molecules in mobile phase on surface, on solid surface। ठीक है ना, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। फिर दूसरा देखो, दूसरा कौन सा एग्जांपल दिया है मैंने? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, यहां पर देखो पार्टीशन, पार्टीशन में मैंने क्या बताया था? सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड की कोटिंग, सॉलिड पार्टिकल पे लिक्विड की कोटिंग। तो ये देखो, ये सॉलिड, तो ये सॉलिड पोर्शन सेम है दोनों में, ये सॉलिड। इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर का आपको चेन दिख रहा है, दिख रहा है ग्रीन कलर का हाइड्रोकार्बन चेन, CH2 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 CH3। ये जो ग्रीन कलर का चेन जो इसके ऊपर कोटेड है, दैट इज लिक्विड स्टेशनरी फेज। ठीक है ना, लिक्विड की कोटिंग है। अब देखो यहाँ पर जो मोबाइल फेज में हमारे सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सेम है, नॉन पोलर एंड पोलर। ठीक है ना, नॉन पोलर एंड पोलर सेम, जैसे यहाँ पर थे ऐसे यहाँ पर है, नॉन पोलर एंड पोलर। अब बताओ, जो हाइड्रोकार्बन की कोटिंग है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कोटिंग है, वो क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर का नॉन पोलर से इंटरेक्शन होता है, पता है? नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। ठीक है ना, बेंजीन जो है वो टोल्यूइन में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन बेंजीन पानी में डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि पानी पोलर है। ठीक है ना, इसी तरह से आप देखो कि यहाँ पर नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिजोल्व हो गया। यहाँ पर एडसॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन, सॉल्युबलाइजेशन। तो नॉन पोलर जो है वो देखो इसके अंदर दिखाया है, जो ग्रीन कार्बन चेन दिखाई है ये अपने ऑर्गेनिक लिक्विड फेज, इसके अंदर नॉन पोलर चला गया और पोलर बाहर रह गया। ठीक है ना, पोलर जो है वो आउटसाइड रह गया, और ये यहाँ पर तेजी से ट्रेवल करेगा। तो पहले कौन सा ल्यूट होगा? पोलर। ठीक है ना, अब टाइम एकदम कम बचा है, 1 मिनट। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ सर वो ये पार्टीशन को हम लोग एब्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं? एब्सॉर्प्शन बोल सकते हैं, पर जनरली एब्सॉर्प्शन टर्म हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। तो लिक्विड में एक्चुअल में एब्सॉर्प्शन के बजाय आप डिसोल्यूशन टर्म यूज करो, पार्टीशन या डिसोल्यूशन। क्योंकि लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में एब्सॉर्प्शन नहीं होता, लिक्विड में जनरली हम, आप एब्सॉर्प्शन भी टर्म यूज कर सकते हो, वो भी करेक्ट है। तो ठीक है।